नमस्कार, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि आपको पता है। और इसमें जो आज हम डिसऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं वो है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मायोकार्डियल इन्फारेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने हाइपरटेंशन और एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ लिया है। तो इसके पहले हमने हाइपरटेंशन और एंजाइना के बारे में पढ़ लिया है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मायोकार्डियल इन्फारेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सिलेबस है इसमें हम टोटल 4 हेडलाइन लेके हम चलते हैं। कौन कौन सी हेडलाइन है उसको मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आप जो भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें आपको 4 हेडिंग जरूर यूज करनी है। पहला है आपका डेफिनीसन, ठीक है, पहला है आपका डेफिनीसन, ठीक है। दूसरा है ईटियोपैथोजेनेसिस। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ। जो भी प्रीवियस लेक्चर अपलोड है आप उसको ज़रूर से देख लें। उसके बाद तीसरा होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, तीसरा हमारा होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हमारा चौथा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और हमारा 5वां हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे मैनेजमेंट की पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं। तो ये हम 5 जो यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है इसी के अंतर्गत हम पूरे फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। तो इसके पहले हमने हाइपरटेंशन को पूरा कर लिया है, एंजाइना को पूरा कर लिया है, और आज की वीडियो में हम मायोकार्डियल इन्फारेक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की जो हेडिंग है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि हमारा है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनीशन लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनीशन लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनीशन लिखते हैं। तो देखिए मायोकार्डियल इन्फारेक्शन होता क्या है। देखिए इसके पहले मैंने आपको एंजाइना के बारे में बताया है, उससे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जो भी हमारी बॉडी है, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, सेल्स। और सेल से बनता है टिश्यू, ठीक है। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, जो भी टिश्यू हैं, इनको जीवित रहने के लिए, ठीक है, क्या, इनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, इनको जीवित रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, ऑक्सीजन इनको मिलता है ब्लड से, ठीक है। इनको ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से, ब्लड से, क्योंकि जो हमारा ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, ठीक है, घुला रहता है। और इसी ब्लड की मदद से हमारे पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और उसी ऑक्सीजन को यूज करती हैं हमारी सेल्स और टिश्यू। अगर सेल्स और टिश्यू को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर सेल्स और टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम मायोकार्डियल इन्फारेक्शन के बारे में बात करते हैं और इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है इसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे और इससे आपका एक MCQ बन जाएगा कि मायोकार्डियल इन्फारेक्शन इज ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हार्ट अटैक ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, इसको हम शॉर्ट में MI भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। ये क्या है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, इट इज ड्यू टू द हार्ट मसल गेट डाई। देखिए जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं वो इसमें मरने लगती हैं। और ये क्यों मरती हैं, बिकॉज डज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड। जब हमारी हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिलेगा, उनको जितना ब्लड चाहिए उनको नहीं मिलेगा,
तो जब उनको ब्लड नहीं मिलेगा इसका मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो हमारी हार्ट मसल हैं वो मरने लगेंगी, वो डाई होने लगेंगी। इसी को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। और इसके बाद हम बात करते हैं ईटियोपैथोजेनेसिस की। आखिरकार जो हमारी हार्ट मसल्स हैं उनको आखिरकार पर्याप्त मात्रा में ब्लड क्यों नहीं मिलता है। जब उन्हें ब्लड नहीं मिलेगा इसका मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जो हमारी हार्ट मसल है उनकी डेथ होने लगेगी, और इसी की वजह से मायोकार्डियल इन्फारेक्शन यानी कि हार्ट अटैक होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे हेडलाइन के बारे में, जो कि है हमारा ईटियोपैथोजेनेसिस। आखिरकार हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फारेक्शन होता क्या है, सॉरी होता क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है उसको हम डालेंगे। हम यहाँ पे हेडिंग इसको डाल लेते हैं जो कि है ईटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 नंबर हेडिंग डालेंगे, ईटियोपैथोजेनेसिस। ईटियोपैथोजेनेसिस, आखिरकार हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फारेक्शन किस वजह से होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, और इस डायग्राम की मदद से आप इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा और उसमें आपको समस्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे हार्ट अटैक है, ठीक है, ये हमारा 3 वजहों से हो सकता है। तो हम यहाँ पे पेज में आगे चलते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर डायग्राम है बहुत बड़ा है। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। इसको मैंने पहले आपको एंजाइना का जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको इसको बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी दूसरी वजह है वो है एट्रियल स्पैस्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी वजह है वो है आपका एथीरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लेक स्प्लिट क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और थ्रोम्बस। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना है एथीरोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियल स्पैस्म और एथीरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लेक स्प्लिट प्लस थ्रोम्बस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा एथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, ये बहुत धीमे धीमे होता है। ठीक है, धीमे धीमे होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है अभी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम की मदद से आपको समझाने वाला हूँ। इससे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बाधा। उसके बाद हम बात करें एट्रियल स्पैस्म की, इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन। और एथीरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लेक्स प्लस स्प्लिट प्लस थ्रोम्बस से क्या हो जाएगा, इससे भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, लेकिन जो हमारा ये ऑब्स्ट्रक्शन है ये इर्रिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये हमारा इर्रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, जिससे कि आपको जो यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई हैं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये क्या है, हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैटी एसिड्स का डिपोजिशन हो गया। क्या हो गया, फैटी एसिड्स का डिपोजिशन हो गया। ठीक है, फैटी एसिड्स का डिपोजिशन हो गया है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर डिपोजिशन हो गया। और जब यहाँ पे फैटी एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, इसको हम प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको हम प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेजल्स है, देखिए ये हमारा ब्लड वेजल्स का रियल डायमीटर होता है, लेकिन जब यहाँ पे प्लेक्स इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, फैटी एसिड इकट्ठा हो जाएगा, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएगा, तो जो हमारी ब्लड वेजल है वो यहाँ पे आके पतली हो गई है। ठीक है, वो यहाँ पे आके पतली हो गई है, नैरो हो गई। देखिए यहाँ पे इसका डायमीटर इतना था, ये यहाँ पे इतना हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह से आगे सप्लाई नहीं हो पाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बाधा हो गई है, इसी को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे बाधा हो गया है, और इसलिए जो हमारा ब्लड है वो पूरी तरह से आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसी को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पे आपकी नॉर्मल आर्टरी है, इसका डायमीटर बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है एथीरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पर फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पर डिपोजिशन हो गया,
और इससे जो हमारी आर्टरी है, ब्लड वेजल्स है, ये नैरो हो गई है, ठीक है। तो इसी को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट्रियल स्पैस्म की। आर्ट्रियल स्पैस्म क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये भी हमारी ब्लड वेजल्स है, देखिए ये हमारी ब्लड वेजल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पे फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारी ब्लड वेजल्स है ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है एक जगह, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेजल्स है वो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है, सिकुड़ गई है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेजल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है, यानी कि सिकुड़ गई है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एट्रियल स्पैस्म, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एट्रियल स्पैस्म, यानी कि इसमें क्या हो गया, इसमें आ गया मरोड़ आ गया, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एट्रियल स्पैस्म। अब देखिए ये तीनों कंडीशन एक साथ भी हो सकती है। इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये तीनों कंडीशन एक साथ होगी, यानी कि आपका हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लैक स्प्लिट, ठीक है, प्लस प्लैक स्प्लिट प्लस थ्रोम्बस, ठीक है। हम बात कर लेते हैं थ्रोम्बस की। थ्रोम्बस क्या होता है, देखिए जो हमारी ब्लड वेजल्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी ब्लड वेजल्स है और ये हमारे ब्लड्स हैं, ठीक है। जब इनका क्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है, जब इनका जब किसी भी वजह से क्लॉटिंग हो जाएगा तो ये एक यहाँ पर इनका एक पुंज बन चुका है, ठीक है। इनका यहाँ पर एक पुंज बन चुका है, यानी कि ढेर सारी जो ब्लड सेल्स हैं वो आपस में इकट्ठा होकर चिपक गई हैं, और इसी को हम कहते हैं थ्रोम्बस। क्या कहते हैं, इसी को हम थ्रोम्बस कहते हैं, इसी को हम थ्रोम्बस कहते हैं। तो जब ये थ्रोम्बस बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हमारी ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देगा, और इसकी वजह से जितना ब्लड हमारे हार्ट को जाना चाहिए उतना ब्लड हमारे हार्ट को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो एक बार हम फिर से अपने डायग्राम को छोड़ के अब हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे इटियोपैथोजेनेसिस कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये बहुत धीमे धीमे होता है और इससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा हमारी ब्लड वेजल्स का। उसके बाद एट्रियल स्पेस में क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, और देखिए प्लैक स्प्लिट क्या होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ प्लैक स्प्लिट क्या होता है, ठीक है। प्लैक स्प्लिट के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे प्लैक बना था, ठीक है, जो यहाँ पे प्लैक बना था फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ये क्या होने लगता है, ये ब्रेक होने लगता है, ठीक है। ये ब्रेक होने लगता है, यानी कि स्प्लिट होने लगता है, और ये जब स्प्लिट होगा तो ये दूसरे ब्लड वेजल्स में चला जाएगा, ठीक है। ये दूसरे ब्लड वेजल्स में चला जाएगा और ये वहाँ पे जाके ये फिर से प्लैक बनाने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि उससे क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी की ब्लड वेजल्स हैं उनमें फिर से एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं प्लैक स्प्लिट। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो हम एक बार फिर से अपने इटियोपैथोजेनेसिस में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस्चीमिया हो जाएगा, ठीक है। हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इस्चीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस्चीमिया हो जाएगा। और इस्चीमिया क्या होता है मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ इस्चीमिया के बारे में। इस्चीमिया के बारे में एक बार हम यहाँ पे फिर से जान लेते हैं इस्चीमिया होता क्या है, ठीक है। देखिए जब हमारे किसी भी ब्लड को सेल्स को, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हमारी सेल्स जो हैं, ठीक है, सेल्स या फिर टिश्यू, अगर इनको सेल्स टिश्यू डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे किसी भी ब्लड को सेल्स को अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसी कंडीशन को हम कहते हैं इस्चीमिया, ठीक है। तो हम एक बार फिर से वापस चलते हैं इस डायग्राम में। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज में। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस्चीमिया से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस्चीमिया पे चलते हैं। हमारा इस्चीमिया तक जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हो जाएगी हाइपोक्सिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब्जेंस, ठीक है, अब्जेंस ऑफ इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनफ ऑक्सीजन। जो हमारी ब्लड हैं, जो हमारी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, अगर इनको इनफ मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इनको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। और जब हमारी ब्लड सेल्स को इनफ क्वांटिटी में अगर उन्हें ब्लड नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इस्चीमिया, ठीक है। हम यहाँ पे इस्चीमिया कर लेते हैं, गलत हो गया है, हम इसको यहाँ पे इस्चीमिया कर लेते हैं।
सेल्स टिश्यू डू नॉट गेट इनफ ब्लड, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे इस्चमिया। लेकिन जब हमारी ब्लड सेल्स को इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसे हम कहेंगे हाइपोक्सिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए जब यहाँ पे हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा, तो इससे हो जाएगा रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। और जब हमारे हार्ट को जब हमारे हार्ट को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, इसकी वजह से एंजाइना हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंजाइना। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर से नीचे चलते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे अगले पेज में चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा हमारा परमानेंट, इसको इस स्टेप को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम इसको और ज़्यादा इजी बना देते हैं। अभी तक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन डिमांड, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंजाइना। ठीक है, और अगर हमारे ब्लड वेजल्स को, ठीक है एक सेकेंड, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, और जब हमारे हार्ट मसल को, ठीक है, जब हमारे हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसकी डेथ होने लगेगी। इसी को हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हार्ट मसल, एक मिनट, हार्ट मसल, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक मिनट, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा और इसकी वजह से जो भी हमारी हार्ट मसल है उनकी डेथ होने लगेगी। इसी को हम कहते हैं नेक्रोसिस। और जब हमारे हार्ट मसल की डेथ होने लगेगी, हार्ट मसल बिगिंस डाई, तो इसी को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, यानी कि हार्ट अटैक। तो इसी से क्या हो जाएगा, इसी से हो जाएगा मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। तो ये इसका इटियोपैथोजेनेसिस आपको यहाँ से पता चल गया होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको कौन सा डायग्राम जो है उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आपको यहाँ का जो आपको दिख रहा है पूरा, ये आपको अपनी कॉपी में पूरा ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इतना आपको ड्रॉ कर लेना है पूरा। उसके बाद आपको आना है इस्चमिया पे। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है अगले पेज पे, यानी कि आपको आना है नीचे। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है इतना। ठीक है, उसके बाद आपको इतना ड्रॉ कर लेना है इस्चमिया। उसके बाद आप ऐसे नोट्स में लिख देंगे कि इस्चमिया क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोक्सिया क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इटियोपैथोजेनेसिस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले यहाँ पे हेडिंग की, जो कि है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। ये हमारा अगला हेडिंग है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हुआ है या फिर जिसको कि हम कहते हैं हार्ट अटैक भी कहते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक भी हम इसको कहते हैं। इसका साइन और सिम्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे किसकी, साइन और सिम्टम की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबको यहाँ पे लगभग साइन सिम्टम्स पता होगा। जो इसका पहला यहाँ पे सिम्टम होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला सिम्टम है वो है हमारा चेस्ट पेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सीने में दर्द होगा और ये इसका बहुत बड़ा यहाँ पे साइन सिम्टम है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, BRATHING, आपको सांस लेने में समस्या होगी। ठीक है, आपको सांस लेने में समस्या होगी। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पेन स्प्रेड टू शोल्डर, नेक, आर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें कार्डियल इन्फारेक्शन में जब भी आपको पेन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका पेन होगा वो आपकी पूरी बॉडी में फैलने लगता है। ठीक है, वो हमारी पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तो ये भी इसका एक मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है।
उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें तो वो है स्वेटिंग, ठीक है, हमें पसीना होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई किसमें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो ये सारा हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए हम इसमें ऐसे स्टेप्स लेते हैं उसमें कि हमको दवाइयों का यूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है, हमें इसमें दवाइयों का यूज नहीं करना पड़ता है। तो देखिए इसमें पहला है वो है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो देखिए जो भी इस समय हार्ट के पेशेंट होते हैं उनसे डॉक्टर कहते हैं कि आपको नमक कम खाना है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको जो सॉल्ट है उसको आपको कम खाना है। तो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन डाइट, ठीक है, जो भी आपकी डाइट है उसमें आपको नमक का जो इस्तेमाल है उसको बहुत ज़्यादा कम करना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर की बात करें, अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, आपको शराब वगैरह हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करें, टेक लो कोलेस्ट्रॉल फूड, ठीक है, टेक लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है, आपको ऐसा मील लेना है जिसमें कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल न पाया जाता हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, वो है हमारा कॉन्टिन्यूअस मॉनिटर, ठीक है, कंटिन्यूस मॉनिटर ऑफ कार्डियक फंक्शन, ठीक है। तो आपको हमेशा अपना चेकअप करवाते रहना है, ठीक है, कार्डियक फंक्शन आपको एक खास इंटरवल टाइम पे आपको हमेशा अपना कार्डियक फंक्शन का चेकअप करवाते रहना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, डू रेगुलरली एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान देना है। तो ये सारे हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो ये हमारा अगला हेडिंग हो गया, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये इसके अंदर ये आएगा कि हम किन मेडिसिन के द्वारा जो हमारा हार्ट अटैक है यानी कि MI मायोकार्डियल इन्फारेक्शन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला इस्तेमाल होता है वो होता है एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन ये क्या है, ये एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग इसका यूज होता है। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी, ठीक है, फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी आर्टरी के अंदर, ठीक है, आर्टरी के अंदर जो भी थ्रोम्बस बन गए हैं, ठीक है, आर्टरी थ्रोम्बस वो इसमें डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी हमारी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बन गए हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और जब थ्रोम्बस डिसॉल्व हो जाएंगे तब हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगेगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये एक एंजाइम होता है, ठीक है, ये एक एंजाइम है, और ये क्या करता है, ये करता है लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, ये हमारे ब्लड के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल है उनके लेवल को ये कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो हमारा है S इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसमें कौन कौन सी ड्रग हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कैप्टोप्रिल, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें हमारा है बीटा ब्लॉकर में हम किसका यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं एटिनोलॉल का, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो कि है ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइट, इसका भी यूज किया जाता है, ठीक है, ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइट जिसको कि हम GNT भी कहते हैं, ठीक है, ग्लिसरील
ट्राइनाइट्राइड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने समझ लिया कि मायोकार्डियल इन्फारेक्शन होता क्या है, क्यों होता है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल इसका मैनेजमेंट क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स